नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और ये फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्ज़ाम 2026। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फरवरी, ठीक है ना। देखो, सीटेट एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री एसएसटी, जो कि यहाँ पर मैंने आपको इसके जो है 7 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं। आज हमारा 8 चैप्टर है। ओके, देखो जितने भी फ्रेंड्स हमारे एसएसटी वाले हैं वो आपके जो है 6 to 8 की मैं उन्हें एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी, हिस्ट्री और पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही गजब, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आज का चैप्टर है गांव, शहर और व्यापार। बहुत अच्छे से समझेंगे हम, ठीक है ना। बाय शिवानी सिंह मेरे ही थ्रू कंटिन्यू सेशन यहाँ पर ही आपको कराया जाएगा। चलिए, तो देखो हम पढ़ने वाले गांव, शहर और व्यापार, यहाँ पर क्लियर है। तो हम बात करते हैं लोहे के औजार और खेती। देखो, आपको पता है कि पहले अगर अभी हमने जितने भी यहाँ पे चैप्टर्स किए हैं उनमें जो है आदमी कैसे अपनी जीविका चलाते थे। आपको पता है कि पहले लकड़ी के क्या बनाते थे, यहाँ पर औजार बनाते थे वो, ठीक है ना, खेती करने के लिए, ओके, अपना पेट पालने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे विकास आगे बढ़ता गया तो लोहे के औजार और यहाँ पर खेती देखो किस तरह होती है। तो लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई है। बिल्कुल सही बात है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि ये बताना है लोहे का प्रयोग लगभग कितने साल पहले हुआ। 3000 साल पहले, याद रखें। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या मिले। देखो ये क्या है, कब्र है, इनके आसपास ना बड़े बड़े पत्थर ऐसे यहाँ पर, ठीक है ना, इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर होते थे। और बीच में क्या है, कुछ लोहे के औजार मिले हैं, लकड़ी, बर्तन, हथियार लोहे के, ठीक है ना, इस तरह से। और यहाँ पे कब्रों में, महापाषाण कब्रों में ये चीज़ें बताई गई है। तो महापाषाण कब्रों में क्या क्या चीज़ें मिले हैं, लोहे के औजार। देखो जिसे हम किसी को दफनाते हैं, पहले टाइम में जब कोई यहाँ पे किसी की डेथ हुई होगी तो उसको दफनाया जाता था, तो आसपास इसके बहुत बड़े बड़े पत्थर जो है रखे होते हैं चारों तरफ, और बीच में जो इनके कपड़े होते हैं जिसकी डेथ हुई है, ओके, इसके खाने के बर्तन, कपड़े, ये सब ये कब्र में रखते थे। ओके, क्लियर है ना। तो चीज़ें क्लियर है। तो लोहे के औजारों की अगर हम बात करते हैं तो ये लगभग कितने साल पहले शुरू हुआ, 3000 साल पहले। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, याद रखना, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों का कब, करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के, ठीक है ना, बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। तो कब मिलता है, लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोगों का प्रमाण मिलता है 2500 वर्ष पहले। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए, कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मस्त यहाँ पे, बढ़िया, ठीक है ना। 16 तक बनी रहना है मेरे साथ में, जहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि यहाँ से इस तरह क्वेश्चन बनेगा। पढ़नी सारी चीज़ें। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। अब देखो वहाँ के जो आदमी हैं, ठीक है ना, कृषि कैसे करते थे और उन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अपनाई। सिंचाई समृद्ध गाँव के बिना, देखो गाँव, शहर और व्यापार की हम बात कर रहे हैं। गाँव में कैसे लोग रहते थे, शहर में क्या करते थे, कैसे अपनी जीविका, जो व्यवसाय उनकी, जो यहाँ पर उनका जीवन है वो कैसे चलाते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते पीते थे, ये सारी चीजें। सिंचाई समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बनी रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय भी बनाए गए। अब देखो आपको भैया खेती करनी है, ओके, और अब यहाँ पर आपको धीरे धीरे काफ़ी नॉलेज हो चुकी है। तो यहाँ पर आप डिफरेंट खेती करेंगे। तो डिफरेंट खेती करने के लिए, सिंचाई करने के लिए नहरें भी चाहिए होंगी, कुएं भी, तालाब भी, कृत्रिम जलाशय, बहुत चीज़ें आपको चाहिए होंगी, ठीक है। तो अब जैसे जैसे यहाँ पर काफ़ी, ठीक है ना, जैसे जैसे काफ़ी यहाँ पे डेवलप होता गया, ऐसे ऐसे ही इन लोगों ने ये भी पहचान कर ली कि हम किस तरह से, किस माध्यम से और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना।
लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया यहाँ पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, चलिए अभी हम बात कर लेते हैं औजारों की सूची। देखो पहले आपके जो औजार थे किस किस तरह के, कौन कौन से, हसिया, कुल्हाड़ी और सरसी। देखो हसिया, कुल्हाड़ी और सरसी, ठीक है ना, इस तरह से ये इनके चित्र भी है आपके सामने। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। अच्छा, गांव में कौन रहते थे, अब बात करते हैं गांव में कौन रहते थे। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जी हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, याद रखना कैसे क्वेश्चन बनेगा। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते हैं। देखो 3 तरह के गाँव में कौन रहते थे, 3 तरह के लोग रहते थे। किस क्षेत्र में कौन कौन से लोग रहते थे ये मैं बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करें तमिल क्षेत्र की। देखो तमिल क्षेत्र यहाँ पर है, ये तमिल क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, तमिलनाडु, तमिल क्षेत्र है, ठीक है ना। क्लियर है। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम देखो 3 तरह के लोग रहते थे। पहले हम तमिल क्षेत्र की बात करेंगे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी का मतलब है जिसके पास बहुत सारी खेती है, बहुत सारी, मान के चलो 400-500 बीघे के लगभग, ठीक है ना, इतनी जो खेती है उनको क्या कहा जाता था, वेल्लला। क्या कहा जाता था उनको, वेल्लला। देखो जिसके पास में इतनी खेती है उनको क्या कहा जाता था, उनको वेल्लला कहा जाता था। क्लियर है ना। साधारण हलवाओं को, अब देखो जिसके पास में बहुत सारी खेती है, बहुत खेती, मान के चलो जैसे मैंने बताया 400-500 बीघे खेती, ठीक है ना, तो यहाँ पर उनको तमिल क्षेत्र में क्या कहा जाता था, वेल्लार। और जिसके पास साधारण हल्की फुल्की कम सामान्य, यहाँ पर मान के चलो 50 बीघे 20 बीघे इस तरह, उनको उणवार कहा जाता था। और जो भूमिहीन मजदूर, यानी कि जिसके पास 1 बीघा भी जमीन नहीं थी, थोड़ी सी भी नहीं थी, 1 एकड़ भी नहीं थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, वो दूसरे के खेतों में जाके कार्य करते थे, तो उन्हें दास, कड़ेसियार और अदिमई कहते थे। ठीक है ना, समझ आया ना। तो बताइए बेहतर है कि नहीं, मस्त एकदम। यहाँ पे अब देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा। पहले क्वेश्चन याद रखो, हम तमिल क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तमिल क्षेत्र में जिसके पास बहुत सारी भूमि है, खेती है, ठीक है, उसको वेल्लला कहते हैं। और जिसके पास कम है, साधारण हलवाओं को उणवार कहते हैं। और जिसके पास है ही नहीं, जो भूमिहीन है, जो मजदूर है, उन्हें दास, कड़ेसियार और अदिमई कहते हैं तमिल क्षेत्र में। ठीक है ना। चलिए अभी देखो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे उत्तरी हिस्से में गांव के जो यहाँ पे व्यक्ति होते थे उनको क्या क्या कहा जाता था, जिसके पास इतनी जमीन होती थी। देश के उत्तरी हिस्से में, अभी हमने बात की है दक्षिणी हिस्से की, अब हम बात करेंगे देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता। देखो अब हम उत्तरी हिस्से की बात कर रहे हैं, आर यू श्योर। अब हम जो है इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, उत्तर हिस्से की। क्लियर है। गांव का प्रधान, देखो गांव का जो प्रधान होता था व्यक्ति, वो ग्राम भोजक कहलाता था। यहाँ से स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा, उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था, ग्राम भोजक कहलाता था। यह पद क्या था, आनुवंशिक पद था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। ठीक है, तो ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा क्या होता था, भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इनके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहा जाता था। गृहपति उन्हें कहा जाता था जिसके पास कुछ, देखो जिसके पास यहाँ पे नॉर्मली खेती है, ठीक है, या फिर यहाँ पे बात करें इसके पास बहुत सारी खेती है, तो वो यहाँ पर जो है आपका क्या कहलाता था, वो आपका यहाँ पे दास, ठीक है ना, भूस्वामी, ठीक है, यहाँ पे होता था आपका वो। और जिसके पास बिल्कुल भी खेती नहीं होती है, वो कृषक यहाँ पर आपका गृहपति कहलाता था। ये उत्तरी हिस्से की हम बात कर रहे हैं, उत्तरी क्षेत्र की। ठीक है ना। देखो 2 क्षेत्र थे, तमिल क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र।
अभी यहाँ पर देखो, इसमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। देखो यहाँ पर जो हम उत्तरी हिस्से की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो इनमें ज़्यादातर क्या होते थे, छोटे ही किसान होते थे, है ना। इसके अतिरिक्त तो कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, इनमें दास कर्मकार आते थे। देखो जिसके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं थी उन्हें दास कहा जाता था, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में यहाँ पे जो है लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे, ठीक है। अब भैया आपको बताया कि अगर उनके पास कृषि नहीं है, जो है यहाँ पे भूमि नहीं है, तो फिर अपना जो है यहाँ पे गुजारा कैसे करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, है ना। अब देखो जो कुम्हार है कुम्हार का कार्य करेंगे, लोहार लोहार का कार्य करेंगे, बढ़ई बढ़ई का कार्य करेंगे, बुनकर जैसे कुछ अन्य अन्य शिल्पकार कार्य वो करने लगे, ठीक है ना, इस तरह से। अब हम बात करेंगे प्राचीनतम तमिल रचनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। प्राचीनतम तमिल रचनाएं, अब हम तमिल रचनाओं की बात करेंगे। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। देखो तमिल जो रचनाएं हैं, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा जाता है, संगम साहित्य कहा जाता है। क्या, संगम साहित्य। देखो संगम साहित्य, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ओके। तो तमिल की प्राचीनतम, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य, इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, ये संगम साहित्य यहाँ पे कहलाता था। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गाँव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। अभी देखो यहाँ से किस तरह और कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनेगा प्राचीनतम तमिल रचनाएं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा उन्हें क्या कहते हैं, कि जो तमिल की प्राचीनतम रचनाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है, संगम साहित्य कहा जाता है। फिर क्वेश्चन ये बनेगा कि ये जो रचना है कितने साल पहले जो है इनकी रचना हुई, तो यहाँ पे तमिल जो रचनाएं हैं इनकी 2300 साल पहले, ठीक है। और इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। देखो जो मदुरै के कवि होते थे, ठीक है, देखो यहाँ पे ये है मदुरै, देखो जो मदुरै के कवि होते थे, ओके, इनका संकलन आपस में कि यहाँ पे भैया जो है ये मदुरै के हैं, यहाँ पे और क्षेत्र के आए हुए हैं, तो काफ़ी सारे हो गए और फिर एक साथ इनकी रचनाएं कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर इन्हें रखा गया है। क्लियर है ना, चीज़ें समझ आ गई, आगे बढ़े। नेक्स्ट है, अब बात करेंगे हम नगर क्या कहती है, कहानियां, यात्रा, विवरण, मूर्तिकाएं और पुरातत्व। यहाँ पर बात करेंगे अब हम जातक की। देखो ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी, बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। अब देखो जातक, अभी हम बात करेंगे एक निर्धन व्यक्ति की, ओके, स्टोरी है ये, मैं खुद अपने आप नहीं सुनाऊंगी, ये जो है एनसीईआरटी बुक में दी गई है, जी हाँ, वहीं से मैं आपको ये समझाऊंगी। तो अब बात करेंगे एक निर्धन की चतुराई। देखो एक निर्धन व्यक्ति और उसकी चतुराई देखो यहाँ पर कैसे अपना व्यवसाय किया उसने। देखो एक शहर में एक गरीब युवक रहता था, एक शहर में एक गरीब युवक, उसके पास में ना एक मरी हुई चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था। ध्यान से सुनो, एक गांव में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था और उसके पास में क्या था, सिर्फ और सिर्फ मरा हुआ चूहा और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसने क्या किया, उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। वो यहाँ पर जो है एक भोजनालय के पास गया जहाँ पे बिल्ली रहती थी, तो बिल्ली के लिए आपको पता है बिल्ली जो है चूहे को एकदम से फटक से खत्म कर देती है, ठीक है ना। तो उसने यहाँ पर उस चूहे को, मरे हुए चूहे को एक सिक्के में बेच दिया, तो उसके पास एक सिक्का आ गया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई, राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। देखो जो वहाँ पे गांव का राजा है, राजा का जो बगीचा है, अब आंधी आती है तो पेड़ पौधे टहनियाँ सारी चीज़ें गिरती है, बिल्कुल ठीक है, तो गिर गया। उनका माली इसे स्थापन करने की बात से परेशान हो गया। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की
सप्लाई कर सकता है यानी सफाई कर सकता है, माली तुरंत मान गया। देखो एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसके पास में कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मरा हुआ चूहा था। ओके, और फिर जो ये मरा हुआ चूहा था इसने एक सिक्के में बेच दिया, ठीक है ना, यहाँ पर भोजनालय के। फिर बहुत दिन की बात है, एक बहुत ही तेज आंधी तूफान आया। वहाँ के गाँव के जो राजा है उनके बगीचे में बहुत सारी टहनियाँ लकड़ियाँ फैल गई। वो यहाँ पर राजा इसलिए चिंतित हो गया कि मैं कैसे क्लीन करूँ, कैसे साफ करूँ अब अपने बगीचे को। फिर इस व्यक्ति ने कहा, ये जो गरीब व्यक्ति है इस व्यक्ति ने कहा कि अगर आप मुझे इनकी लकड़ी और पत्ते दे दोगे तो मैंने सारी इनकी सफाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो राजा मान गया तुरंत कि ठीक है भैया, पत्ते और ये लकड़ी तुम्हारी है। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। अब देखो उस चतुराई व्यक्ति ने, जो गरीब व्यक्ति था, बहुत सारे बच्चे थे, उनको बुला लिया, जल्दी जल्दी आ जाओ, जो भी मेरे साथ में इन लकड़ियों को इकट्ठा कराएगा उसको चॉकलेट देंगे, ठीक है। देखते देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर लिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अभी देखो तो आप, इस गरीब व्यक्ति की चतुराई, इसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मरा हुआ चूहा, लेकिन इसने मरे हुए चूहे से भी एक सिक्का कमाया। और फिर अब राजा के सारे बगीचे साफ करके पत्ते लकड़ियाँ खुद जो है बेच दी, ठीक है ना, वहाँ से भी पैसा कमा लिया इसने। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। अब एक और चतुराई यहाँ पर दिखाई। उसने क्या किया, एक बड़े से बर्तन में पानी भरा और जहाँ पे 500 लोग घास काट रहे थे उन्हें पानी पिलाया। पुण्य का काम किया फ्री में, ऐसे ही, ठीक है। फिर अब जो में 500 लोग थे उन्हें पानी पिलाया, वो खुश हो गए। उन लोगों ने कहा तुमने हमारे लिए इतना अच्छा कार्य किया है तो बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। फिर उस चतुराई व्यक्ति ने क्या कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। अब उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने कहा कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उस घास काटने वालों के पास जाकर कहा, आपको पता है कि देखो इसने पानी पिलाया था उन 500 लोगों को जो घास काट रहे थे, लेकिन इसने कहा था कि उन 500 लोगों ने कहा था इस गरीब व्यक्ति को कि भैया बताओ तुमने बहुत पुण्य का काम किया, तुम्हें कुछ चाहिए। तो यहाँ पे इस गरीब व्यक्ति ने क्या कहा था कि हाँ समय आने पर बिल्कुल मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर देखो जो है घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने, जो घास काटने वाले वो 500 युवक थे, उन्हें बुलाया। कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो, अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास नहीं मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। क्या बात है। अब देखो कैसे, जिसके पास एक भी रुपया नहीं था भैया, वो देखो यहाँ पर कैसे चतुराई से कितने पैसे यहाँ पे उसने कमा लिए। तो यही कह रहे हैं कि एक निर्धन व्यक्ति की चतुराई, आप अपने दिमाग का कैसे यूज़ करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये इसमें बताई गई है। स्टोरी अच्छी लगी कि नहीं लगी। नेक्स्ट, प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोत से भी पता चल सकता है। शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। बात करेंगे, अनेक शहरों में वलेकूप मिले हैं। देखो अनेक शहरों में वलेकूप मिले हैं। ये वलेकूप गुसलखाने, नालियाँ, कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। देखो ये है वलेकूप इस तरह से। और यहाँ पर फ्रेंड्स बात कर रहे हैं ये वलेकूप क्या होते थे, ये गुसलखाने और नाली, कूड़ेदान के लिए यूज़ होते थे। प्राय ये वलेकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के विशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों के छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक न पाए हो। अनेक शहरों में, यानी कि हम गांव, शहर और व्यापार की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है। अब हमने गांव की बात की है, गांव में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें किस तरह से आप करते थे। अभी हम शहर की बात कर रहे हैं। शहर में वलेकूप के प्रमाण मिले हैं, ओके, क्योंकि ये सारी चीज़ें खोजी हुई है, उसी के बारे में चर्चा हो रही है, प्राचीन बातें हैं हिस्ट्री की, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो वलेकूप है मिले हैं, कैसे वलेकूप यूज़ करते थे गुसलखाने में, नाली में, कूड़ेदान के लिए, ओके। नेक्स्ट,
प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी ज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्रों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ एक नाविकों तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी ये पता चलता है प्राचीन शहर कि ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी जो है नाविक का जिन जिन पत्रों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने पता किया, यहाँ पर लिखा उन सब के बारे में। अब हम बात करेंगे भरूच की। जी हाँ, भरूच, भरूच क्या है? एक जगह का नाम है, एक स्थान, भरूच। अब हम पढ़ेंगे, देखो भरूच को ही बेरी गाजा कहा जाता है। भरूच का ही दूसरा नाम बेरी गाजा। भरूच का यूनानी नाम, इसकी कहानी, भरूच का यूनानी नाम कहानी इसकी, देखो भरूच यहाँ पे है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये है भरूच, ये यहाँ पर भरूच। अब हम भरूच स्थान की बात करेंगे और भरूच को बेरी गाजा भी कहा जाता है। इसकी कहानी देखो, यहाँ पर भरूच में एक यूनानी नाम का एक व्यक्ति आया। अब देखो, बेरी गाजा की संकरी खड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज चला सकते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि जो भरूच का यूनानी नाम जो बेरी गाजा है, यहाँ से किन किन वस्तुओं का आयात होता था और किस किस वस्तुओं का निर्यात होता था। तो आयात होता था शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज कपड़े, सोने और चांदी सिक्कों का। ठीक है। अब यहीं पर हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद और कार्नेलियस और सूती कपड़ा और रेशम तथा इत्र यहाँ से क्या होता था? निर्यात। तो क्या वस्तु यहाँ पे भरूच से आयात होती थी, क्या वस्तुएं भरूच से निर्यात होती थी? ठीक है ना, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनमें चांदी के बर्तन, गायक और किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े भी शामिल थे। ठीक है। अब बात करेंगे हम आहत सिक्के। अभी हम बात करने वाले हैं आहत सिक्कों के बारे में। सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल भी होते थे। यहाँ से पूछा जा सकता है कि आहत सिक्के कैसे होते थे? तो ये आपके आयताकार और कभी कभी वर्गाकार, गोल, आयताकार, वर्गाकार, गोल। ठीक है ना, तीन नाम देख लो यहाँ पे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। क्वेश्चन बनता है कि आहत सिक्कों के बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन देगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इस तरह से आपको बताना है। तो आहत सिक्के, इनका यहाँ पे आकार देखो, आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार। कैसे बनाए जाते थे? या तो धातु की चादर से काटकर धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, याद रखें, आहत सिक्कों पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। ये भी स्टेटमेंट में बन सकता है कि आहत सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ था, नहीं था, बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखा हुआ था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। तो आहत सिक्के से यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा, एक तो ये कि किस आकार के होते थे, ये किस चीज़ के बनाए जाते थे, क्या इन पे कुछ लिखा होता था? नहीं। ठीक है ना, चलिए ये चीज़ें याद रखें। अभी हम बात करेंगे, देखो ये है यहाँ पर आहत सिक्के। ओके, आप यहाँ पर इनकी इमेज देख सकते हैं, ये है आहत सिक्के। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आहत, सबसे पुराने सिक्के कौन थे? आहत सिक्के, याद रखें, सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के जो लगभग 500 साल तक चले, याद रखें। इसका चित्र नीचे दिया गया है। यहाँ चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण उन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। ठीक है, जो आहत सिक्के होते थे, मैंने इनका यहाँ पे ये बताया किस आकार के होते हैं, किस चीज़ से बनाए जाते हैं, इन पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरह से धब्बे से बनाते थे इस पर। ठीक है, फिर यहाँ पर आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के हैं, 500 साल तक चले ये। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पर मैंने बताई आपको। चलिए अभी यहाँ पर हम बात करेंगे संगम साहित्य की छोटी सी कविता।
देखो संगम साहित्य की छोटी सी कविता, खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेट। यहाँ से वैसे क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, ये क्या है, संगम साहित्य की छोटी सी कविता है। ओके चलो अब हम बात करेंगे मथुरा की। अब हम मथुरा नगर की बात करेंगे। अब बात करेंगे हम मथुरा नगर की यहाँ पर, ठीक है। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। मथुरा यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा। यहाँ से स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा कि मथुरा कितने साल पहले एक महत्वपूर्ण नगर रहा। 2500 साल पहले, याद रखें, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। यहाँ से भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनता है कि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। मथुरा कहाँ स्थित था, तो दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर दक्षिण की ओर जाने वाला था। यहाँ से स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा। ओके सारे क्वेश्चन कराऊंगी मैं आपको। ओके यहाँ से इस चैप्टर से रिलेटेड तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। मथुरा के बारे में विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि ये एक महत्वपूर्ण नगर रहा कितने साल पहले, 2500 साल पहले। फिर ये क्वेश्चन बनेगा यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर मथुरा क्या था, स्थित था। फिर ये बनेगा इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाता था, दूसरा उत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने। देखो जाने वाला रास्ता था, दोनों को ये जोड़ते नहीं थे। कभी ये सोचे, क्योंकि स्टेटमेंट में आता है कि उत्तर पश्चिम और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को जोड़ने का कार्य करता था। जोड़ने का कार्य नहीं, उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाते थे और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता था, ठीक है। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। जो मथुरा शहर है, मथुरा शहर के चारों ओर किलेबंदी थी और इसमें अनेक मंदिर भी थे। मथुरा में अनेक मंदिर भी थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। यहाँ से बहुत स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनता है कि मथुरा मूर्तियां बनाने का बहुत ही बेहतरीन केंद्र था। इस पॉइंट्स को ध्यान रखें। तो मथुरा के बारे में चर्चा कीजिए। कितने साल पहले महत्वपूर्ण नगर बना, 2500 साल पहले। ओके यातायात और व्यापार के लिए दो मुख्य रास्तों पर ये स्थित था मथुरा। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाता था, दूसरा रास्ते उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था और शहरों में चारों तरफ किलेबंदी भी थे। आसपास के किसान पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। यहाँ पे मंदिर भी थे और मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। ओके क्लियर है। तो मथुरा नगर के बारे में क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल, सो याद रखें। नेक्स्ट है मथुरा में परस्पर खंडों तथा मूर्तियां पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वाले के उल्लेख भी मिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मथुरा में मथुरा के अभिलेख जहाँ पे वहाँ की जो है चर्चा की गई या फिर वहाँ की जो है खुदाई वगैरह, खोज वगैरह की गई, तो क्या क्या चीज़ मिली है। सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बनाने वाले, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कितने साल पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी मथुरा, 2000 साल पहले। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है 2000 साल पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी कौन, मथुरा। तो याद रखें मथुरा के बारे में जो भी चीज़ें पढ़ाई है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेंगे इस पूरे पैराग्राफ से जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। आइए अब चर्चा करेंगे शिल्प तथा शिल्पकार की। ओके पुराने स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। शिल्प तथा शिल्पकार, पुरास्थल में शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन, स्टेटमेंट में बनेगा शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में चर्चा कीजिए। क्या शिल्पकार से आपको पतले और सुंदर बर्तन मिले? जी हाँ, उन्हें क्या कहा जाता था, उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। याद रखें जो शिल्प और शिल्पकार पुरास्थलों से जो यहाँ पे बर्तनों की खोज हुई है तो यहाँ से पतले, कैसे
पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें क्या कहा जाता था, उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। याद रखें, किस उपमहाद्वीप में मिले हैं, उत्तरी भाग में मिले हैं, ठीक है ना, ध्यान रखें। यहीं पर है, कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में जो है मदुरै इसके लिए बहुत फेमस केंद्र था। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। तो कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। शिल्प और शिल्पकार की बात कर रहे हैं, मथुरा की बात कर रहे हैं, कपड़ों का उत्पादन बहुत इंपॉर्टेंट था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै बहुत ही फेमस केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे, ठीक है। चलिए अब देखो, मैं आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ। मैंने कहा था ना कि लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी। आइए अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखो अभी हम मथुरा के बारे में चर्चा करेंगे। देखो मथुरा के बारे में सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई है, आपको फटाफट आंसर दीजिए। मथुरा के बारे में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दिया गया है, सही उत्तर का चयन करना है। उत्तर फर्स्ट है, मथुरा यातायात और व्यापार के दो मार्गों उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम को जोड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बताइए। देखो मथुरा यातायात और व्यापार के दो मार्गों उत्तर से पूर्व जाने के लिए और उत्तर से दक्षिण, ठीक है ना, जाने के लिए, जोड़ने का कार्य नहीं, जाने का कार्य करते थे, जाने का कार्य। मैंने आपको कहा था ना कि इस तरह स्टेटमेंट गलत देगा, जोड़ना नहीं था, इन दोनों रास्तों को जोड़ना नहीं था, बल्कि यहाँ से जाते थे वो, ठीक है। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। बताओ, बी ऑप्शन सही है, ओनली ए गलत है तथा बी सही है। ए गलत है और बी सही है। जोड़ने का कार्य नहीं करता था, याद रखिए, जाने का कार्य करता था, ठीक है ना। देखो जो चीज़ पढ़ाई वही हुबहू मिली कि नहीं मिली। अभी देखो बात करेंगे अरिकामेडु के विषय में। पूर्ण सत्य कथन बताइए। यह पुडुचेरी में स्थित था। अरिकामेडु महत्वपूर्ण पतन था। यह एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। यहाँ पर यूनानी साम्राज्य से संबंधित वस्तुएं मिली है। अरिकामेडु के बारे में अभी जो ये गांव शहर व्यापार वाला चैप्टर है, इसके दो पार्ट्स आएंगे। एक पहला पार्ट ये है, एक दूसरा पार्ट आएगा। दूसरे पार्ट में हम अरिकामेडु के बारे में चर्चा करेंगे, अभी नहीं की है, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। देखो यह पुडुचेरी में है। अरिकामेडु महत्वपूर्ण पतन था, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट चाहिए, सेकंड। और हाँ, यहाँ पे एम्फोरा जैसे पात्र भी मिले हैं, सी भी सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि स्टेटमेंट में फर्स्ट जो ऑप्शन है वो राइट होगा, ठीक है। चलिए, रोमन सिक्के साम्राज्य, इनकी भी हम कल चर्चा करेंगे। ए तथा आर को पढ़े, लेकिन क्वेश्चन आप देख लीजिए। अभी कथन है और कारण, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया। दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, तो बताना है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, दोनों ही। देखो, चोलो, चेरो और पांडु के तीन राजवंश परिवारों के प्रमुख को वर्णन करने वाला तमिल शब्द कौन सा था? मूवेंदार। ये भी मैं कल के सेशन में पढ़ाऊंगी, ठीक है ना, कल के सेशन में पढ़ाऊंगी ये सारी चीज़ें। चलो, तो ये तो हम कल के सेशन में पढ़ेंगे और तभी मैं आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस कराऊंगी, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा यहाँ पे गाँव और शहर और व्यापार बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके टू पार्ट्स आएंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको मथुरा के बारे में यहाँ पे समझाया, शिल्पकार, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। और स्टार्टिंग में हमने जो है पढ़ा यहाँ पर तमिल रचनाओं के बारे में। नेक्स्ट हम कल चर्चा करेंगे अरिकामेडु, ओके, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। बेस्ट यहाँ पे अगर क्लास अच्छी लगी है तो फटाफट सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर एसएसटी की बढ़िया आपको प्रिपरेशन करनी है तो एकदम बेस्ट कंटेंट है, टॉप यहाँ पे, और अच्छी तरीके से समझाया जाता है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू क्लास होती है हमारी 6 बजे, याद रखिए, शाम के 6 बजे कंटिन्यू क्लास होती है एसएसटी की, ओके। पहले एसटी कंप्लीट करेंगे हम 6 वाली, फिर 7 वाली चलाओगे, फिर 8 वाली, सारी चीज़ें कंप्लीट करा दूंगी फरवरी तक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।